हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर। कौन सा? ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग बेसिक से बात करेंगे। किस चीज़ से? बेसिक का मतलब डीप से समझेंगे। ट्रायंगल को वैसे सबसे पहले जानते हो आप, कहते हैं सम। क्या सम बोलेंगे? यस, यू आर राइट। अ थ्री साइडेड क्वाड्रिलेटरल या अ फिगर दैट इज क्लोज्ड बाय थ्री साइडेड। दैट इज क्लोज्ड बाय थ्री साइडेड। एक ऐसा फिगर जो कितने साइड से क्लोज हो? थ्री साइड। और पहला क्वेश्चन अब ये बनता है कि क्या कोई फिगर थ्री साइड से कम होगा तो क्लोज होगा? तो आपका जवाब है नहीं। तो सबसे पहला जिससे फिगर क्लोज होता है वो होगा थ्री साइड से। कितने साइड से? थ्री साइड। तो थ्री साइड से जब फिगर क्लोज हो रहा है तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें डिफरेंट काइंड के हमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि 9th के सब चीज़ें हैं, बेसिक है। अब आप आगे देखिए 10th लेवल में। बस आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि ट्रायंगल का इतिहास क्या रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? इधर ध्यान दो। अब इतना आपको क्लियर है तो आप समझिए कि ट्रायंगल में हमने डिफरेंट चीज़ें देख ली। अब इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। क्या? पहले हम समझेंगे ट्रायंगल कितने तरीक़ों से दिखाया जाता है। पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। दूसरा तरीका कौन बता सकता है? कोई? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंगल्स। ऐसा तो कहना उचित नहीं रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कह सकते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ये भाई लाइव वालों में देखो जरा, दिखाई दे रहा कि नहीं? ये मतलब वर्ड्स दिख रहे हैं ना क्लियर? हाँ, जूम करते हैं ना, पता नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स में आपको तीन तरीके से पढ़ना रहेगा। हालांकि आप पढ़ चुके हैं, बस रिकॉल समझ लीजिए आप। और एंगल्स पे भी कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, बीपीटी थ्योरम। कौन सा थ्योरम? बीपीटी। और उसमें से इसमें का एक कॉन्सेप्ट यूज है। कितना कॉन्सेप्ट है? एक। और वही कॉन्सेप्ट हमारा बीपीटी में बच्चों को परेशान करता है। बच्चों को बीपीटी थ्योरम समझ में नहीं आती, जबकि चाहे आप यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों ही बोर्ड में बीपीटी थ्योरम तो जैसे बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन में या तो उसके एप्लीकेशन दे देंगे या तो सीधे प्रूविंग दे देते हैं कि भाई प्रूव दैट बीपीटी थ्योरम, मतलब बीपीटी ही। अब यहाँ से ध्यान से देखें, जब साइड की बात करें तो हो सकता है तीनों साइड इक्वल हो। तीनों साइड क्या हो? इक्वल। जब तीनों साइड इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको कौन सा बोलेंगे? ट्रायंगल। अब ये है कि तीन साइड ना इक्वल होकर के कोई दो साइड इक्वल हो। जब दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस। भाई स्पेलिंग आप समझ लीजिएगा, हमारी तो अच्छी है नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको क्लियर रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो साइड इक्वल होता है उसके ठीक साइड के एंगल, उसके ठीक सामने के एंगल या एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका भी कहीं कहीं यूज पड़ सकता है। ठीक, आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरा होता है कि कोई भी साइड इक्वल ना हो। कोई भी साइड इक्वल ना हो। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या इसमें कोई साइड इक्वल होती है? तीनों अलग अलग होती है। तो इसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा? स्केलेन ट्रायंगल। हालांकि हमने यहाँ पे राइट एंगल बोला, लेकिन एंगल का हम अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे। साइड के बेस पे बात करें तो तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर है तीनों? अब हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल में आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि तीनों एंगल्स जो होती हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 90 होगी। कितने एंगल्स? तीनों एंगल्स क्या होंगे? लेस देन 90। उसके बाद दूसरा आता है राइट एंगल। कौन सा एंगल? अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? बताओ सूर्यांश। नहीं हो सकते हैं। इसका कारण हमको पंडित जी बताएंगे। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 क्यों नहीं हो सकते हैं? आपका जवाब गलत है। शिवा बैठ कर जवाब दीजिए। सारे क्या होते हैं? बैठ जाओ, गलत जवाब है। हाँ आर्यन। इसमें जो होते हैं एंगल दोनों आपस में इक्वल नहीं होते और पैरेलल
आप गलत जवाब दे रहे हैं, आप बताइए अंश। अगर दो 90 डिग्री होंगे तो वो स्क्वायर। बहुत गंदा जवाब। शोएब अख्तर, एंगल अपोजिट टू साइड आर इक्वल। ये आपने इसकी प्रॉपर्टी बताई, हमने पूछा दो राइट एंगल क्यों नहीं हो सकते। सर क्योंकि जो आमने सामने जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। बहुत ही गलत जवाब। हाँ भाई सिंह साहब दी ग्रेट, नहीं पता आपको, चलिए समझते हैं। अब पाल साहब बचे, वो आए नहीं होना, उनसे भी पूछ लिया जाता है। भैया आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है 180। अब भैया दो ही मिला के 180 कर दोगे तो क्या तीसरा जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो राइट एंगल कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे समझो। इसलिए राइट एंगल में मतलब एक एंगल क्या होगा 90। अच्छा बाकी दोनों क्या हो सकते हैं? क्या कोई ऑब्ट्यूस हो सकता है इसमें? एक एंगल राइट एंगल है तो क्या दूसरा 90 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो होगी ना 180 होने की। क्लियर है? अब बचता है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? और इसको आप हैशटैग लगा लो, इंपॉर्टेंट कुछ भी लगा लो। ऑब्ट्यूस एंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके बीपीटी थ्योरम में ही है। ऑब्ट्यूस एंगल पता है किसको कहते हैं? जिसमें एक एंगल कोई ऐसा हो जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू हो। एक एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, बाकी दोनों का सम बचे हुए 180 के में से ऑब्ट्यूस को घटाने के इक्वल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका यूज अभी हम क्यों करेंगे अभी हम बताते हैं आपको। ये जो सारा आपको बेसिक बताया हो ना इस ट्रायंगल नाम के चैप्टर में, इसका बस अभी एक ही कारण है, मैं आपको बताता हूँ। क्या उधर मैं इरेज कर दूँ? नो सर। जल्दी करो, एक काम करो, पड़ जाएगा, आराम से वहीं देख लेना तुम। चलो ध्यान दो। ठीक, इधर अब आप लाइव फॉर्म में मिल जाएगा आपके लिए, तो क्या ही दिक्कत है, देखते रहना। ऑब्ट्यूस एंगल के ही बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है। किसके बारे में? जैसे मैं कहूँ राइट एंगल की बात है। किस एंगल की बात है? तो आप कहेंगे सर इसमें परपेंडिकुलर ये है सीधी हाइट, इसको हम एच मान सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात है, तो आप कहेंगे सर एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, मीडियम ड्रॉ कर दिया, कुछ भी ड्रॉ कर दे, उससे उसकी हाइट मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। लेकिन अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, सपोज डैट ये आपका 120 डिग्री का एंगल है और ये ट्रायंगल है ABC। कोई बताएगा जरा इसका जो है इक्वल एंगल कहाँ होगा, इसका हाइट क्या होगी? आप कहेंगे इसकी सीधी हाइट होगी? नहीं, तो हमें परपेंडिकुलर या तो इसके सीधे में हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, या तो इसके सीधे में हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि डॉटेड लाइन से हम इसको दिखा सकते हैं। किस लाइन से? डॉटेड लाइन से हम इसको दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं कि नहीं भाई? ये भी तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो सकता है। परपेंडिकुलर आपका ये भी हो सकता है, मतलब जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो, है ना। वो मीन मीडियन वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ लगता है एक्यूट एंगल में। राइट एंगल में तो 90 डिग्री होता ही है। ऑब्ट्यूस में या तो हम यहाँ दिखा सकते हैं या तो हम यहाँ दिखा सकते हैं। अब कोई कहे सर इन दोनों में अंतर क्या है, कुछ डिफरेंस है, तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये हम सीधे आगे लाइन बढ़ाते चले जाएँ, सीधे आगे लाइन बढ़ाते चले तो ये दोनों पैरेलल होगा कि नहीं? पैरेलल होगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझो, क्योंकि अभी बीपीटी थ्योरम में मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा। इतनी बात क्लियर है? कैसे हुआ ध्यान से देखो, ये पूरा एकदम सीधे पैरेलल हो सकता है भाई। इसका तो अंदर की बात करें, आप कहेंगे सर आप ये बाहर बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं आप अंदर ही बना लो, अंदर हो सकता है। लेकिन उसी के ठीक पैरेलल में हम इधर भी बना देंगे तो क्या ही दिक्कत है, दोनों ही तो आपके बीच में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। तो ये भी हम इस चीज़ के लिए हम इसको मान लो इसका डी नाम दे दे, इसका नाम ई दे दे, तो AD विल बी पैरेलल टू EC। तो जहाँ इसकी जरूरत होगी वहाँ ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर रहा है। क्लियर है? बस ऑब्ट्यूस में इतना ही था, बाकी क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो अब आप नए 9th क्लास में पढ़ रखा था। किस क्लास में? आपको याद होगा 9th में आपको दो चीज़ें समझनी थी। एक था कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है वो आप समझ लेना। एक होता है सिमिलैरिटी, ठीक है। हो सकता है 9th में आपको इंट्रोड्यूस करते वक्त टीचर ने आपको बताया हो कि भाई कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, और साथ में शायद सिमिलैरिटी भी बताया हो। नहीं बताया है तो आपको जानना है, ये आपने 9th में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? और ये आप कहाँ पढ़ने आ रहे हैं? 10th में।
मैं पहले बता दूं, ये बस यूपी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं जो इतने टाइम पढ़ते हैं, बाकी आईसीएसई बोर्ड में पहले से पढ़ा दिया जाता है उन्हें, 9th में ही मतलब पढ़ा के दिया जाता है, उनके सिलेबस का ही पार्ट होता है ये। ठीक, क्लियर है। अब देखो आपको मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ रखी है। कॉन्ग्रुएंट चीज़ें क्या होती थी? जिनका शेप, जिनका पहला केस होता था जिनका शेप इक्वल हो, शेप क्या हो और साइज भी क्या हो, साइज भी क्या हो, उन्हें हम क्या प्रूफ कर लेते थे? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेते थे। कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस कुछ भी कह लो, है ना। आप उन्हें क्या प्रूफ कर लेते थे? कॉन्ग्रुएंट। अब उसकी आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रखी थी कि कॉन्ग्रुएंट होने के कुछ तरीके थे आपके पास। आपने शायद 5 पढ़े होंगे कि 4 ही पढ़े हैं? किसी को याद आ रहा है? 4 नहीं, वैसे तो 5 होते हैं, 6 छठा इसलिए नहीं लगता, वो मैं आपको कारण बता दूंगा। पहला था आपने पढ़ा था SSS, साइड साइड साइड। फिर आपने पढ़ा था साइड एंगल, साइड 2 हो गए। फिर एंगल साइड एंगल। फिर आपने पढ़ा था ए एंगल एंगल साइड। क्या ये होता है कि नहीं होता है? अब ऑब्लिक में फिर अगर आप कह रहे ये नहीं होता तो शायद ये होता होगा, एंगल साइड साइड होता होगा। आपने जो एक आपको छूट रहा है, आप सोच रहे सर ने ये नहीं लिखा, लो मैंने लिख दिया RHS, लेकिन ये तो आपने चारों ध्यान से पढ़े हैं। हमने पूछा इनमें से कोई एक आपने पढ़ रखा है, हालांकि मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये आपका बीता हुआ पार्ट है। आपने AAS पढ़ा या ASS पढ़ा? मैं आपको बता दूँ AAS आपने पढ़ा है लेकिन ASS नहीं पढ़ा है। ASS होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखो, 2 एंगल अगर आपस में बराबर हैं, 2 एंगल आपस में अगर बराबर हैं तो उनके बीच की साइड इक्वल हो सकती है, ठीक। लेकिन अगर 2 साइड आपकी बराबर है, 2 साइड आपकी बराबर हो, ठीक है, तो एंगल हो सकता है कहीं हम इधर का ले लें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी एंगल लिया जा सकता है। इस बात का ध्यान रहेगा। तो खैर इस पर बहस नहीं करना है, बस ये आपको कॉन्ग्रुएंस का रूल बताना था। लेकिन कॉन्ग्रुएंस के लिए आपने एक बात समझ रखा है कि क्या होना चाहिए? 2 बातें होनी चाहिए, उसका शेप भी इक्वल होना चाहिए और साइज भी इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 इक्वली आपके समोसे हों, 2 इक्वली आपके क्या हों, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। उनका शेप और साइज बराबर होना चाहिए। अगर दोनों के बराबर है तो क्या होंगे? जैसे आपके 2 ज्योमेट्री बॉक्स हो एक ही कंपनी के, तो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस होंगे कि नहीं होंगे? सिमिलरिटी की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंस आपको समझा रहा हूँ। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए सेम शेप और सेम साइज का होना जरूरी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आप आगे ध्यान दीजिए। अब आपको पढ़ना है सिमिलरिटी। क्या पढ़ना है? आपको ये बोर्ड दिख रहा है? लो, मैं एक बोर्ड इसी के अंदर बना दे रहा हूँ। रेक्टेंगुलर है अगर, तो ये भी मान लो रेक्टेंगुलर है। तो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में ये चीज़ क्या कॉन्ग्रुएंस है? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं। अब बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं कि भाई सर ये शेप और ये साइज में क्या अंतर है? दोनों तो हमें एक ही चीज़ लगता है। कोई बताएगा जरा शेप को क्या कहते हैं और साइज को क्या कहते हैं? शेप में क्या, साइज को? चलो मैं बताता हूँ। साइज में आप लेंथ मेजर कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, साइज में आप क्या मेजर कर लेंगे? लेंथ। इसमें लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। साइज मतलब 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। शेप में क्या होता है फिर? है मैं आपको बताता हूँ। शेप में जैसे अरे भैया हमारा मोबाइल इतना छोटा है, तू कहता है इतना बड़ा है, वो क्या किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं? शेप की बात कर रहे होते हैं। शेप मतलब बनावट, जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है। चलो हम लिख देते हैं बनावट। बनावट में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपका बोर्ड है, समझ लो इसकी पूरी की बोर्ड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, बहुत कम बता दिया हूँ। और ये मान लो है 8 सेंटीमीटर। कितना है? ये 5 ना मान करके चलो तुम 6 मान लो, ठीक। ये बोर्ड की लेंथ ब्रेथ हो गई। हम इसकी बता दें, ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो अब जरा देखिए, ये प्रपोर्शन में है। ये क्या है? ये 3 है और बोर्ड इसका जस्ट 2 गुना है। सीट मत हिलाओ। ये 4 है, वो कितना है? 8। तो इसका जस्ट ये प्रपोर्शन में, ये क्या है? प्रपोर्शन में। तो अब आपको मैं बताता हूँ सिमिलरिटी क्या होती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ को? सिमिलरिटी को। कॉन्ग्रुएंस में शेप और साइज का इक्वल होना जरूरी है, लेकिन अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए। सिमिलरिटी में आपका शेप प्रपोर्शन में होना चाहिए, हाँ। साइज इक्वल अनइक्वल हो सकती है। कैसे? शेप मतलब एक होना चाहिए। जैसे देखो, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ये क्या बनाया? मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे?
जब तक कुछ भी ना दिया जाए आप कुछ भी नहीं कह सकते, ना लेंथ दिया ना एंगल दिया, कुछ दिया क्या? कुछ दिया नहीं है। अब समझिए, मैं आपको देता हूँ, ये 6 6 और 6, ये आपका है 12 12 और क्या है 12। अब बताइए कॉन्ग्रुएंस होगा? तो आपका जवाब होगा सर कॉन्ग्रुएंस तो ये नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए साइज और शेप दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या दोनों चीज़ इक्वल है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या सर ये सिमिलर है? यस सर। तो आपका जवाब होगा सेम। क्यों? हमें 2 क्राइटेरिया फॉलो करना है। कितने? सिमिलरिटी के भी कितने क्राइटेरिया? 2। कॉन्ग्रुएंस के कितने क्राइटेरिया आपने फॉलो किया? 2। पहला, जैसा आपने कहा कि इसका साइज सेम नहीं, शेप भी सेम नहीं, लेकिन शेप तो सेम है, वो भी ट्रायंगल है, भी ट्रायंगल। भैया जब ट्रायंगल सेम होगा तभी तो शेप सेम होगा ना। शेप सेम होना चाहिए। साइड के प्रोपोर्शन में हो सकता है। साइड देखो, ये छोटा है, क्या है बड़ा है, लेकिन शेप डिफरेंट है। चलो मैं रूल लिखवा दे रहा हूँ, आप इसको समझ लोगे। सिमिलैरिटी में पहला रूल होना चाहिए कि जो ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों। कौन से एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। क्लियर है? कोई दिक्कत? और उनके साइड को किस रिस्पेक्ट में होना चाहिए? साइड कैसे हो सकते हैं? इक्वल भी हो सकते हैं, साइड इक्वल भी हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, अनइक्वल। और करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप अपना देख लीजिए। प्रोपोर्शन का मतलब उनका रेशियो होना चाहिए। जैसे मैंने इस ट्रायंगल को मैं हटा रहा हूँ, किस रिस्पेक्ट में? अभी देखिएगा, ये ट्रायंगल जो हमने तीनों साइड इक्वल दिखा दी, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, जिसमें हर एक एंगल कितने का होता है? 60-60। चाहो तो फिर से देख लो, ये मान लो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। ये तभी होगा जब इनकी साइड आपस में क्या होगी? इक्वल। ये 3-3 का है और ये मान लो 6-6 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 6-6 सेंटीमीटर का। तो भी इनका एंगल क्या होगा? 60। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, जिनमें साइड्स आपस में क्या है? तीनों इक्वल है। ठीक। लेकिन हम मैं इसको दूसरे ट्रायंगल पर अप्लाई करता हूँ। पहला ट्रायंगल है, मान लो ये राइट एंगल, राइट एंगल है। दूसरा ट्रायंगल है ये, नीचे तक देखो, दिख रहा है क्या? यहाँ तक दिख रहा है। दूसरा ट्रायंगल ये है, ये भी तो राइट एंगल है। लेकिन अब ध्यान से देखना, ये है 3 4, ये क्या है? 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये है भैया 8, ये है 6 और ये क्या हो गया? 10। क्या ये कॉन्ग्रुएंट्स है? नहीं। क्या सिमिलर है? यस सर। कैसे है? क्योंकि इन्होंने 2 आइडेंटिटी फॉलो की। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये 90 है तो ये भी कितना है? 90। हो सकता है ये कुछ होगा तो ये भी उतना ही होगा। ये भी कितना होगा? सेम। ये 1 बराबर ये 1 और ये 2 बराबर ये 2। करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी ऑलवेज इक्वल। अभी होगा सर हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि ये इक्वल है या नहीं? तो आपको ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है। अभी उसके लिए हम 3-4 इसके भी रूल पढ़ेंगे। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? SSS, SAS, AS, एंगल भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग। एंगल साइड एंगल पढ़ते थे, सब पढ़ते थे कि नहीं? वैसे हम यहाँ भी इनके भी बारे में पढ़ेंगे, बस अभी आपको बेसिक चीज़ें समझानी थी। इतनी बात क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल वाला रूल फॉलो किया कि नहीं किया? अब साइड इनके किस में होने चाहिए? प्रपोर्शन में। किस में होने चाहिए भाई? ये 4 में था, ये कितना है? 8। 4:8। क्या ये 1:2 प्रपोर्शन है कि नहीं है? ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है? मतलब ये उनके आधे हो सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में उसका क्या है? आधा है। इसके रिस्पेक्ट में ये इसका क्या है? 2 गुना है। तो इनके साइड्स आपस में कैसे हैं? प्रपोर्शन में है कि नहीं है? ये देखो 5, ये कितना है? 10। ये देखो 3 है, कितना है? 6। ये प्रपोर्शन में है। क्लियर है? तो आपको बेसिक सी बात समझ में आ चुकी होगी कि इनके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रपोर्शन में होते हैं। यही 2 रूल होते हैं जो आपको बेसिक समझना है कि कोई भी चीज़ सिमिलर है या नहीं है। सिमिलरिटी का रूल समझ में आ गया आपको? अब एक क्वेश्चन अराइज होता है जो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है, अगर कोई ट्रायंगल क्या है?
तो क्या जरूरी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं? आर्यन जवाब देंगे। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा? होगा। कोई और है ऐसा जो इस जवाब का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता, अभी आपने खुद ही बताया सर। खुद ही बताया, आपका ध्यान कहीं और है क्या? अब समझिएगा, मैं बारीकी से जवाब देता हूँ। देखो ये दोनों सिमिलर हैं, अभी भी समझाया हूँ, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, क्योंकि उसके लिए दूसरा रूल कहता है कि साइड भी इक्वल होनी चाहिए। साइड भी क्या होनी चाहिए? क्या इक्वल साइड है यहाँ पर? तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, जो चीज़ सिमिलर हो वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। पहली बात क्लियर है? चलो बढ़ते दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, अगर कोई चीज़ क्या है तो क्या वो सिमिलर होगा? शुक्ला जी बताइए, नहीं पंडित जी बताइए। अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होगा? नहीं होगा। कारण बताइए। हाँ, तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आई। हाँ शिवा बताओ। ए भैया आपको पता होना चाहिए ना, इसमें सुनाई देता है वहाँ तक की भी आवाज़। हाँ बताओ। हमने पूछा बेटा अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या सिमिलर होंगे? इसका जस्ट अपोजिट बताया जा चुका है कि अगर कोई चीज़ सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होगा या नहीं? गलत जवाब। भैया नॉट सम टाइम, ऑलवेज, एवर, फॉर एवर इट इज पॉसिबल। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट विल बी सिमिलर। डू यू वांट टू नो हाउ? जस्ट चेक। सिमिलरिटी का रूल आपसे कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इन प्रपोर्शन। तो क्या प्रपोर्शन 1 नहीं हो सकता? हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंसी का रूल कहता है कि दोनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। बाकी तो रूल दोनों सेम है। तो इसका मतलब रूल नंबर 2 याद रखिए कि जो भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर होंगे ही होंगे। बात क्लियर है? क्योंकि दोनों में देखने में तो सेम ही रहेंगे ना, बाकी ये किसी भी तरह इक्वल होंगे ही। और जब इक्वल होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिमिलर तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि इनका प्रपोर्शन सेम ही रहेगा। मान लो ये भी 2 है तो ये भी 2 है, 2:2 मतलब सेम प्रपोर्शन में तो रहेगा ही। लेकिन दूसरी बात कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उनके प्रपोर्शन भी सेम हो, इक्वल हो, तब तो होंगे, वरना फिर नहीं होंगे। क्लियर है? कोई टाइम बताएगा कितना हुआ? 4 बज गए। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में? ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इनके कुछ रूल्स पढ़ लें। बीपीटी बता दे। बीपीटी थ्योरम बता दे। चलो देखते हैं। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका नाम क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हालांकि मैं आपसे चाहता कि भी आप पुराने क्वेश्चंस उन सबको लगाएं जो हमने अभी आपको समझाया, उस पर भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो बीपीटी आई थिंक कल बताए, कुछ क्वेश्चन बोल दे जितना आज हमने समझाया, क्योंकि बीपीटी एक नया टॉपिक हो जाएगा। उससे पहले आप कुछ जो कॉन्सेप्ट है उनको तो प्रैक्टिस कर लें। चलिए क्वेश्चन लिखिए। सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर ही आप एक क्वेश्चन लिखें। इट इज गिवन दैट, बीपीटी भाई कल, आज नहीं। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मैंने क्या बोला जरा कोई बताएगा? अच्छा हाँ सॉरी, सिमिलर का आपको हमने साइन नहीं बताया। सिमिलरिटी का साइन आप देख लीजिए, ये होता है। ये जो साइन होता है किसका होता है? सिमिलरिटी का। आपने कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसे पढ़ा, इक्वल के ऊपर जब ये लगता था तो इसको क्या कहते हैं हम? तो आपने देखो फॉर्म, आप इसी में देख लो, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में ही ऊपर बता देता था कि सिमिलर होगा। समझ में आ गया? अब
तो अब आप लॉजिकल क्लियर रखिएगा कि जो भी चीज़ कॉन्ग्रुएंस होगी सिमिलर तो होगी ही होगी। क्लियर है? ठीक। अब आगे देखो, ट्रायंगल का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, EDF, ट्रायंगल EDF। अंश पिटाई खा जाओगे बेटा। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट। हाँ सामने लिखा है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDF सच दैट, चुपचाप लिखो, सच दैट AB इक्वल्स टू, बंद कर दो,